जैसे ही बच्चा 10वीं पास करके 11वीं में जाता है तो बच्चे को सडनली ये लगता है कि जो मैंने 10वीं में पढ़ाई की है वो 11वीं के अंदर तो वो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। कई बार बच्चे सोचते हैं कि हमने 10th के लास्ट के 3-4-5 महीने पढ़ लिए और बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए 97, 98%, 95%, 90% से ऊपर, तो उनको लगता है हम 11th में भी ऐसा कर लेंगे। वो नहीं हो पाता। उनको 11th में पहले दिन से लगना पड़ता है अगर उनको उस लेवल को, उस प्रेशर को झेलना है। आर्ट्स जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा हमारे जो सोसाइटी है उसमें थोड़ा सा उसको लगता है अच्छा एवरेज है कि अच्छा ये तो बहुत कॉमन है, आर्ट्स तो सभी ले लेते हैं। साइंस को थोड़ा सा एक लेवल अप मानते हैं। तो सर पेरेंट्स को प्रेशर जनरेट करना चाहिए बच्चे पर? नहीं, पर आजकल के पेरेंट्स मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक अवेयर है, काफ़ी हद तक वो सुनते हैं बच्चे की। बच्चे आपको क्या करना है उसी हिसाब से बच्चे का डिसीजन मेकिंग कराते हैं। पर कुछ परसेंटेज रहती है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं। विमल सर आपके हिसाब से ऐसा कौन सा ब्लंडर है जो 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो अपनी फाउंडेशन वीक कर लेते हैं? देखिए, एक ही सबसे बड़ा ब्लंडर है जो बच्चे करते हैं 11वीं क्लास में आके। स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग या जो आसपास गली मोहल्ले में कोचिंग सब ज्वाइन कर लिया, पर अगर घर जाके बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा, अगर बच्चा घर जाके रिवीजन नहीं कर रहा, अगर बच्चा घर जाके रिटर्न नहीं कर रहा, बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आएगी। यही ब्लंडर है जिसकी वजह से बच्चे और पेरेंट्स कहते हैं कि इसके तो 10th में 80-90% मार्क्स थे, ये इसके 11th में 60% कैसे। और आजकल बच्चों को जो आदत पड़ गई है रील्स देखने की, शॉर्ट रील्स देखने की, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की, 40 सेकंड की, वो बच्चे की मेमोरी स्लो कर रही है। आप एक बात सोचो, बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने के 3 घंटे बाद उसको लगता है आधा घंटा फोन देखूं, वो फोन देख के दिमाग अपना और खराब ही कर रहा है। अब बच्चे ने पढ़ाई करी तो दिमाग इस्तेमाल किया, अब मोबाइल इस्तेमाल करेगा तो भी दिमाग इस्तेमाल करेगा, माइंड को रेस्ट कहाँ दिया। हम अपनी हर क्लास में, ऑलमोस्ट हर क्लास में ये बात बोलते हैं, बेटा रिवाइज करके आए, और एंड में भी ये बोलते हैं बेटा घर जाकर रिवाइज कर लेना। रिवीजन की इतनी बड़ी ताकत, मात्र स्कूल और कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आपको लगता है कि आपका काम हो गया, नहीं हुआ, वहां से काम शुरू है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन शर्मा और आप देख रहे हैं आपकी बात सचिन के साथ। दोस्तों 10वीं क्लास में आते ही स्टूडेंट को एक प्रेशर का सामना करना पड़ता है। वो प्रेशर पेरेंट्स का भी होता है, वो बच्चों का भी होता है, और वो प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि बच्चे को समझ ही नहीं आता कि करे तो करे क्या। और यही हाल पेरेंट्स का भी होता है, हालांकि पेरेंट्स की उम्मीदें ही बहुत ज़्यादा होती हैं। इन्हीं डाउट्स पर आज हम बात करेंगे क्रिस्टल केमिस्ट्री क्लासेस के फाउंडर विमल शर्मा जी के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद। जो बच्चे 10th पास करके 11th क्लास में जाते हैं जी, उनके डाउट्स और उनके कन्फ्यूजन में बात करेंगे सर। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारे इस पॉडकास्ट से न जाने हजारों लाखों बच्चों को, कितने बच्चों को एक उम्मीद और एक हौसला मिलेगा। जरूर सर। सर 10th क्लास से 11th क्लास में जाते ही बच्चों के मन में इतनी बड़ी कन्फ्यूजन किस बात की होती है? देखिए, 10th क्लास से जब बच्चा पास होके जाता है, कुछ बच्चे हैं जो ह्यूमैनिटीज़ में जाते हैं, कुछ कॉमर्स में जाते हैं, कुछ साइंस में जाते हैं। अब कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेके होती है कि भाई हर बच्चे को लगता है कि भाई हम साइंस में जा सकते हैं, चाहे बच्चे के मार्क्स कम हैं उनको भी लगता है हम साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, या जिनको लगता है कि भाई गाइडेंस की जिसको लेकर कहते हैं कि जिसको कमी रहती है बच्चों के अंदर, कि सही पाथ उनको नहीं दिखाई देता, सही समय पे उनको सही चीज़ समझ नहीं आती कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब मैक्सिमम कन्फ्यूजन होती है साइंस स्टूडेंट्स को लेके कि अब वो साइंस ले ली है तो अब उनको लगता है कि स्कूल के साथ उनको लगता है कि जैसे बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। मान लो कोई बच्चे कहते हैं मैंने जेईई की तैयारी करनी है, आईआईटी की तैयारी करनी है, कोई बच्चे कहते हैं नीट की तैयारी करनी है, एमबीबीएस की तैयारी करनी है। स्कूल के साथ बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें ना करें, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है कौन सा नहीं है, क्या एक करवाएं इंस्टीट्यूट, क्या 2-3 इंस्टीट्यूट एक साथ बच्चे को ज्वाइन करा दें, तो बहुत कन्फ्यूजन बच्चों को रहती है। मतलब जैसे ही बच्चा 10th के बाद जाता है तो कई पेरेंट्स, कई बच्चे कंफ्यूज इस चीज़ को लेके, डिसीजन मेकिंग को लेके रहते हैं। सर ये तो कन्फ्यूजन की बात हुई। अब बच्चे पर एक प्रेशर और आता है कि जैसे ही बच्चा 10वीं पास करके 11वीं में जाता है जी, तो बच्चे को सडनली ये लगता है कि जो मैंने 10वीं में पढ़ाई की है वो 11वीं के अंदर तो वो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी जी। ये समझ ना आने वाला जो फैक्टर है वो कितना प्रेशर जनरेट करता है बच्चे के दिमाग पर? देखिए, प्रेशर तो करता है। अगर आप देखेंगे 9th-10th के सिलेबस को देखेंगे साइंस के, और आप 11th-12th के सिलेबस को देखेंगे, बहुत अंतर है, ह्यूज डिफरेंस है लेवल को लेके भी और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को लेके। जैसे कुछ चैप्टर हैं, जैसे 10th क्लास में, जैसे साइंस में एसिड बेस सॉल्ट है, छोटा सा चैप्टर है, उसी लेवल को बच्चा जब 12th में 11th में करने बैठेगा तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। कार्बन कंपाउंड को करने लगता है 10th क्लास में, छोटा सा चैप्टर है। वही चीज जब 11th में आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12th में आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4-5 चैप्टर बच्चे को पहाड़ की तरह लगते हैं। उस लेवल को बच्चे को कई बार प्रॉब्लम तो आती है उस लेवल को झेलने में, क्योंकि बच्चा सोचता है कि जैसे उसने 10th में कर लिया। कई बार बच्चे सोचते हैं कि हमने 10th के लास्ट के 3-4-5 महीने पढ़ लिए और बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए 97, 98%, 95%, 90% से ऊपर, तो उनको लगता है हम 11th में भी ऐसा कर लेंगे। वो नहीं हो पाता।
उनको 11th में पहले दिन से लगना पड़ता है। अगर उनको उस लेवल को, उस प्रेशर को झेलना है तो उनको शुरू से ही लगना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। बच्चे को स्ट्रीम चूज करनी चाहिए या पेरेंट्स को स्ट्रीम चूज करनी चाहिए अपनी? नहीं, बच्चे का इंटरेस्ट है, बच्चे का इंटरेस्ट जो है बच्चे को वही करना चाहिए, पेरेंट्स को प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। बच्चा जो चाहता है, जैसा करना चाहता है वैसा करे। पर ऐसा भी नहीं है कि बच्चे के मार्क्स 40% है, बच्चा के मैंने IIT की तैयारी करनी है, फिर वो भी थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाती है बच्चे के ऊपर। जब बच्चा 10th से 11th क्लास में आता है तो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि अच्छा तेरे को साइंस लेनी है, तेरे को आर्ट्स लेनी है, और आर्ट्स जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा हमारे जो सोसाइटी है उसमें थोड़ा सा उसको लगता है अच्छा एवरेज है, कि अच्छा ये तो बहुत कॉमन है, आर्ट्स तो सभी ले लेते हैं, साइंस को थोड़ा सा एक लेवल अप मानते हैं। तो सर पेरेंट्स को प्रेशर जनरेट करना चाहिए बच्चे पर? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर आजकल के पेरेंट्स मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक अवेयर हैं, काफ़ी हद तक वो सुनते हैं बच्चे की, बच्चे आपको क्या करना है उसी हिसाब से बच्चे का डिसीजन मेकिंग कराते हैं। पर कुछ परसेंटेज रहती है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं। जैसे उनको लगता है कि उनके घर में एक बड़े बच्चे ने IIT निकाली है या मेडिकल निकाला है तो उनको लगता है उनके घर का छोटा बच्चा भी निकाल लेगा। ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर कंपैरिजन रहता है, तो फिर पेरेंट्स की कई जगह पे रहती है। पर आज मुझको लगता है कि आज के डेट में जो इतनी अवेयरनेस का समय है, पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेकर अवेयर हैं कि बच्चे पे इतना प्रेशर नहीं लगाना। बाकी कुछ तो परसेंटेज रहती है। सर 11th क्लास को एक करियर का टर्निंग पॉइंट भी मानते हैं और एक फाउंडेशन भी मानते हैं। बिल्कुल सर। तो उसको कितना सीरियसली लेना चाहिए एक बच्चे को? देखिए, सीरियसली तो लेना पड़ेगा बच्चे को, क्योंकि 11th 12th में उसने या तो ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी है, कॉमर्स पढ़नी है, या उसने साइंस पढ़नी है। फिर उसी के बेसिस पे उसकी हायर एजुकेशन डिसाइड होनी है। जिस बच्चे ने साइंस ले ली है, PCM ले लिया है, उसने आगे चल के हो सकता है इंजीनियरिंग करनी है, कॉलेज करना है, ग्रेजुएशन करनी है, रिसर्च करनी है, कुछ भी करना है, तो सारा फाउंडेशन तो उसकी 11th 12th डिसाइड करेगी। उसका जो सही डायरेक्शन है, जो सही दिशा है, उसकी वहाँ से शुरू हो जाएगी। तो सीरियसली तो उसको लेना पड़ेगा और पहले दिन से लेना पड़ेगा। 10th 9th के लेवल को कंपेयर करके 11th 12th में नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना। उसके लिए आपको हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ आपको लगना ही पड़ेगा। बिल्कुल चाहिए। सर 11th क्लास के स्टूडेंट को रोज कितने घंटे एक स्टडी के लिए निकालने चाहिए? एक ना बहुत बड़ा मिथ है इस चीज़ को लेके कि भी अगर आपने साइंस ले लिया तो दिन के 15-16 घंटे निकालो पढ़ाई के। ऐसा नहीं है। अगर बच्चा कंसिस्टेंट 7-8 घंटे भी पढ़ रहा है ना, सफिशिएंट है। मैं इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और ऐसे कई बच्चे जिनको मैं जानता हूँ 7-8 घंटे की स्टडी अगर करते हैं, कंसिस्टेंट करते हैं, मतलब अगर उसमें पढ़ाई है तो सिर्फ पढ़ाई है, उस दौरान बच्चा फिर दूसरी एक्टिविटी नहीं कर रहा, मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा, गेमिंग नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पे अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा, तो मुझे लगता है 7-8 घंटे बच्चे के लिए सफिशिएंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि भी बच्चे ने IIT नीट निकालना है तो उसको 16-17 घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार बच्चा 10-10, 12-12 घंटे पढ़ता है, उसके बावजूद भी वो इतने अच्छे स्कोर नहीं कर पाता। वो फिर कई फैक्टर होते हैं इसमें। पहला फैक्टर ऐसे हो सकता है बच्चे को सही गाइडेंस ही ना हो, बच्चे को कोई समझाने वाला नहीं है किस तरीके से तैयारी करनी, किस तरीके से नहीं करनी है। उसके जो मेंटोर हैं, हो सकता है वो सही मेंटोर के हाथ में नहीं है, और हो सकता है ऐसा कि भी बच्चे में इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है पर बच्चा कोशिश कर रहा है। तो इसमें कई फैक्टर होते हैं कि 12 घंटे निकाले तब भी उसका नहीं हुआ, तो उसके भी कई कारण होते हैं। एक कारण नहीं हो सकता उसको, मतलब ज़्यादातर तो मैं देखता हूँ कि बच्चे की गाइडेंस सही नहीं होती। सही गाइडेंस में नहीं होता तो बच्चा गलत तैयारी करता है और उस चक्कर में वो फंसता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा सोचता है कि उसने अगर IIT निकालनी है, मेडिकल निकालना है, तो उसको NCERT की जरूरत ही नहीं है। अब NCERT फाउंडेशन है, उसके बगैर वो कर ही नहीं सकता। हाँ, सही बात है। अब इस साल 2026 का पेपर उठा के देखिए, नीट का, चाहे JEE का, चाहे PYQ उठा के देखिए, आपको NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। पर बच्चा सोचता है कि उसको NCERT की जरूरत ही नहीं है और वो तो दूसरी हाई लेवल की बुक्स पढ़ेगा, फौरन उत्तर पढ़ेगा और IIT JEE निकालेगा। ऐसे नहीं होगा ना। तो चाहे 12 घंटे का 16 घंटे पढ़ ले तब भी नहीं निकाल पाएगा बच्चा। तो उसकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, उसकी गाइडेंस सही होनी चाहिए, उसके मेंटर सही होने चाहिए और उसको सपोर्ट अच्छी होनी चाहिए। और पढ़ाई का प्रेशर जितना बच्चा झेल सके उतना ही, हाँ उतना ही। उसको लगता है कि भी कोई फलाना बच्चा 16 घंटे पढ़ता है, मैं भी 16 घंटे पढ़ लूँ, ऐसा नहीं है। अब फॉर एग्जांपल हम जब पढ़ते थे कॉलेज में तो मुझे लगता था कि भी कोई एक टॉपिक मेरा दोस्त आधे घंटे में कर लेता है, पर वो टॉपिक मुझे करने के लिए हो सकता है 45 मिनट्स लगते थे, या हो सकता है मुझे किसी टॉपिक को करने में 1 घंटा लगता था, किसी और को वही टॉपिक करने में 2 घंटे लगते थे। हर बच्चे का टैलेंट कैलिबर अलग होता है, उसको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि उसको कितने घंटे तैयारी करनी है, कितने घंटे नहीं करनी है। किसी दूसरे को देख के बच्चा डिसाइड नहीं कर सकता कि मैंने भी इतना करना है, मैंने भी इस तरीके से करना है। वो जैसे वो एक कहावत होती है ना पंजाबी में कि भी किसी से गाल लाल होते अपनी गलों में चपेटा मार के लाल नहीं कर दे। तो दूसरों को देख के नहीं फैसला करना आपने, लेकिन हिसाब से करना है। आजकल का जो ट्रेंड है ना, वो बहुत कंपैरिजन का ट्रेंड है, बहुत कंपटीशन का ट्रेंड है। बिल्कुल रहता है। और मतलब इतना कंपेयर करते हैं, पेरेंट्स ही कंपेयर करते हैं कि फलाने के बच्चे के मार्क्स इतने आए। हाँ,
तेरे इतने नहीं आए। मेरे रिश्तेदार के इस बच्चे के इतने थे और तू क्या तेरे कर रहा क्यों नहीं आए, तेरे कम कैसे रह गए, तेरे चाचा के बेटे के, तेरे मामा के बेटे के ऐसे थे, तेरे कम कैसे रह गए। वो कंपैरिजन गलत सर होता है। एक एक मार्क्स पे कंपेयर कर लेते बिल्कुल हैं। होता है, बिल्कुल होता अपने लोगों में भी देखा है मैंने, 100 में से 94 नंबर आए तो उनको दुख इस बात का था कि 6 नंबर कहाँ कटे, और मुझे खुशी इस बात की थी कि 94 स्कोर किया है। कितना बड़ा स्कोर है है। यार। पर्सपेक्टिव का फर्क आया था कि भी कौन किस चीज को किस है ना, हिसाब से सोचता है। वो 6 नंबर लेके बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में 6 नंबर चल रहे हैं, अरे 6 नंबर कैसे कट गए, अरे मैंने कहा 94 नंबर आए हैं यार। बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो सर कंपैरिजन को लेकर आपका क्या कहना है? आपने तो नहीं, हजारों बिल्कुल गलत है। बच्चे पढ़ाए हैं कंपैरिजन तो और हर चीज में गलत है, नहीं होना चाहिए। हर बच्चे को उस हिसाब से जज करिए जो हिसाब से बच्चे का टैलेंट है। अब दूसरों के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, अपने रिश्तेदारों के बच्चों के हिसाब से, समाज के दूसरे बच्चों को कंपेयर करके आप अपने बच्चे पे प्रेशर नहीं बना सकते, वो गलत है। 100% गलत है। सर आपने तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, बिल्कुल। आपने उनको मेंटोर किया है, तो आप उन बच्चों के अंदर आपने ऐसी कौन सी क्वालिटी देखी जिन्होंने नीट और जेई क्रैक नहीं किया बट उन्होंने अपनी लाइफ को सक्सेसफुली रन किया? ऐसे कौन से बच्चे आपने, क्योंकि आपने तो बहुत हजारों बच्चे पढ़ाए हैं, मेंटोर किया आपने। देखिए ये जो सवाल है ना, ये बहुत बढ़िया सवाल है कि अगर बच्चा जेई नीट नहीं निकाल रहा, हाँ तो उसका मतलब उसके बाद उसके रास्ते थोड़ा ना बंद हो गए। अगर इस बच्चे में, किसी बच्चे में जज्बा है कि मैंने हार नहीं माननी, अगर मेरा एक रास्ता बंद हुआ है तो मेरे 100 रास्ते और खुलते हैं। उनको मैंने देखना है। ये नहीं है कि जेई नीट नहीं हुआ तो जेई और उसकी- नीट, उसकी हाँ सर, दुनिया ये समाप्त नहीं हो जाती। नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं हो ऐसे। जाती। हाँ कुछ एक्सपेक्टेशंस बच्चे की टूटती हैं, पर उसके बावजूद भी बच्चा कई रास्ते ढूंढ सकता है। बहुत रास्ते हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा आप 100 और रास्ते ढूंढ सकते हो जहां बच्चा जा सकता है, एक्सेल कर सकता है। और हम ऐसे कई बच्चों को जानते हैं। देखिए अगर आप नीट का एग्जाम का एक पैटर्न देखें तो 20-22 लाख बच्चा बैठता है, क्लियर सिर्फ 20-25 हज़ार करता है। बाकी बच्चे भी तो कुछ करते हैं ना, आगे भी तो चलते हैं। अब कई टूट जाते हैं, कई नई ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। अब आईआईटी है, आईआईटी कितने बच्चों का होता है? 12-13-14 लाख में पेपर दिया है, पर कुछ हजार बच्चे ही आईआईटी में जाते हैं। सही बात है। पर बाकी बच्चे, उनको रास्ता तो देखना पड़ता है। जो हिम्मत रखते हैं, जो हार नहीं मानते, वो आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जिनका आईआईटी जेईई नहीं निकला और आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत ही बढ़िया जगह पे बैठे हैं। और आज मुझको बच्चे मिलते हैं, मुझे खुशी होती है। बच्चे बताते हैं कि सर मैं देखो यहाँ चला गया, मैं इस जगह पे मैंने एंट्रेंस क्लियर कर लिया, सर देखिए मैं वहाँ पे लेक्चरर बन गया उस यूनिवर्सिटी में, फॉरेन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। तो ऐसा नहीं है कि जेईई नीट ही पूरी जिंदगी का दर्पण है, ऐसा नहीं है। चलिए, दुनिया इससे आगे बहुत है। आपके इस आंसर से बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट को हौसला मिलेगा, हार नहीं माननी चाहिए और बच्चे को हार नहीं माननी। जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। हाँ आगे बढ़ना है, हार नहीं माननी। एक दरवाजा बंद है तो आगे 100 दरवाजे और खुलेंगे बच्चे के लिए। सर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 11th क्लास में आती है ना, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करते हैं, और ना पूछने की जो आदत है ना, एक जो शर्म आती है उनको, बिल्कुल हेजिटेट करते हैं कि मैं पूछूंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या वो एक जो फियर है ना बच्चों को, डर वाला कि यार मेरे सामने वाला मेरा मजाक उड़ाएगा, उस फियर को कैसे वो आउटकम करे अपना, कैसे उसको ठीक करे? सवाल पूछने के बाद क्लास में इंसल्ट होने का डर, मुझे लगता है कि इसमें बच्चे की कमी से ज्यादा ना टीचर की कमी है, जो क्लास को कंट्रोल कर रहा है। ये टीचर का फर्ज बनता है कि भी क्लास में इतनी फ्रीडम दे कि बच्चा कोई भी सवाल किसी भी तरीके का उस टॉपिक का जो क्लास में चल रहा है, बच्चा निडर होकर पूछे। और अगर क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट बन रहा है कि कोई बच्चा दूसरे बच्चे की खिंचाई करने की कोशिश कर रहा है, तो ये टीचर का, जो उस क्लास में बैठा है, उसका फर्ज बनता है कि ये सब ना हो। और अगर टीचर ये रोक लेगा तो बच्चा निडर होकर सवाल पूछेगा, और पूछते भी हैं। हमारी क्लास में हम बच्चों को पूरी फ्रीडम देते हैं कि आप जो सवाल पूछ सकते हो पूछो, और टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। बच्चा दूसरी दुनिया का सवाल पूछेगा तो भी टॉपिक डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, अदरवाइज टॉपिक से रिलेटेड बच्चा सवाल पूछ सकता है, और पूछना भी चाहिए। और इसमें टीचर जो पढ़ा रहा है उसका बहुत अहम रोल आ जाता है। पर उसके बावजूद भी कुछ बच्चे डरते हैं। अगर हमने फ्रीडम दे भी रखी है ना, अगर हमारे पास बच्चे 30, 40, 50 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, उनमें से फिर भी कुछ बच्चे जरूर होते हैं जो शायद एक अंदर के डर को लेकर बैठे होते हैं कि नहीं यार मेरी खिंचाई हो जाएगी, नहीं यार ये सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो कोई ये नहीं पता, या मेरे दोस्त क्या सोचेंगे। तो वो बच्चे को तो निकालना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से, चाहे टीचर से अलग से बात करे, चाहे अलग से टाइम लेके बैठे, पर सवाल उसको क्लास में पूछना है, अलग से नहीं पूछना। तो कई बार हम क्लास लेके निकलते हैं तो क्लास में से कुछ बच्चे होते हैं, एक आधे बच्चे, सर वो एक डाउट रह गया था, सर ये बात नहीं बताई आपने, सर ये बात बता दो, इसमें ऐसा हो तो कैसा होगा। तो हम कहते हैं क्लास में नहीं पूछा, क्योंकि जो बच्चा सवाल क्लास में पूछेगा ना, उस डाउट से उस बच्चे का तो भला है, पूरी क्लास का भला होता है। पूरी क्लास का भला होता है। पूरी क्लास उस डाउट को सुनती है, और उस एक्सप्लेनेशन में टीचर वो बात भी बताता है जो शायद उसने उस दौरान नहीं बताई होती है, और बच्चों का भला होता है। तो अब कई पेरेंट कहते हैं हमारा बच्चा तो सिर्फ जी आज तक हमने अकेला पढ़ाया जी, होम ट्यूशन में पढ़ाया है, ये तो कभी ग्रुप में नहीं पढ़ा। अब जो अकेला पढ़ा है ना, वो हमेशा ग्रुप में सवाल पूछने को डरेगा, हमेशा डरेगा।
और अकेला बच्चा कभी भी अपनी सोच को स्प्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ उसी की सोच चल रही है, उसी के डाउट चल रहे हैं। अब एक क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा सवाल पूछ रहा है, वो डाउट पूरी क्लास झेल रही है, पूरी क्लास सुन रही है, पूरी क्लास समझ रही है। तो बच्चे में तो हिम्मत लानी पड़ेगी। ये टीचर का फर्ज बनता है बच्चे को फ्रीडम दे। पेरेंट्स भी बच्चे को कहें कि बेटा डाउट पूछा करो क्लास में, जैसे मर्जी पूछो। तब भी बच्चे में डर है तो टीचर से बात करें। कई बार क्या होता है कि टीचर अपनी ईगो के चक्कर में ना बच्चे को वो कर देते हैं। डांटना नहीं है बच्चे को। बच्चे का डाउट अगर जेन्युइन है और टॉपिक से रिलेटेड है, टीचर का फर्ज बनता है जवाब दे। और कई बार सर टीचर ने जैसे मेरी को बताया कि पापा टीचर ने बोला कि अच्छा तुम तो मेरे को परखते हो। ऐसा होता है कि भी कई बार बच्चा डाउट कम पूछता है, उसकी नॉलेज इस चीज में होती है कि मैं टीचर को चेक कर लूं कि इसको आता है नहीं। आता कि नहीं ऐसा आता। भी होता है, दोनों पक्ष है। अब टीचर कई बार समझ जाता है कि भी मेरी नॉलेज चेक कर रहा है, क्या कर रहा है, तो फिर एक जवाब दे दिया, 2 दे दिए, 3 दे दिए, टीचर भी कहता है कि अब क्लास का टाइम बर्बाद हो रहा है, बट हम इसको ना अलग से डिस्कस करते हैं। तो वो चीज मैनेज, वही मैंने कहा ना, टीचर को करनी चाहिए, टीचर मैनेज करेगा। मतलब टीचर का एक बहुत बड़ा रोल है। टीचर का रोल बहुत बड़ा रोल है। क्लास को मैनेज करना, क्लास में डिसिप्लिन, क्वेश्चनिंग करना, डाउट सेशन, ये टीचर का रोल है। और अगर किसी बच्चे में डर है तो टीचर ढूंढे, उसको मोटिवेट करे, नहीं बेटा क्लास में क्वेश्चन पूछा कर, बाहर नहीं, क्लास में पूछा कर। फिर क्वेश्चन पूछने में उसको शाबाशी दे, अप्रिशिएट करे, बच्चे में हिम्मत आती है। अब हम हर बार बच्चों को कहते हैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल है, शाबाश, बच्चे में हिम्मत आती है। एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो आपस का जो एक कम्युनिकेशन है ना, वो बिल्कुल बैलेंस, वो बैलेंस और बहुत ही अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। और हमारा भी फर्ज बनता है कि बच्चे को जवाब दें और उसमें बच्चे को ह्यूमिलेट ना करें, बच्चे की इंसल्ट ना करें। फिर बच्चा क्या सवाल पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, फिर नहीं पूछेगा बच्चा सवाल। तो 2 वे कम्युनिकेशन है, टीचर के भी फर्ज बनता है, बच्चे और बच्चे का भी फर्ज बनता है। बच्चे को ताना मत मारे, बच्चे को ह्यूमिलेट नहीं करना, बच्चे को अप्रिशिएट करना है। बच्चा क्लास में अप्रिशिएशन करके खुश होता है, ताना सुन के नहीं। और वो एज ऐसी होती है ना सर, 10th से बच्चा 11th में जाता है तो वैसी प्रेशर होता है, क्योंकि सडनली सब चीजें चेंज हो जाती हैं बिल्कुल लाइफ में। उसको लगता है 360 घूमगी पूरी दुनिया उसके सामने। अरे बहुत फर्क पड़ता है सर। 10th की दुनिया और 11th 12th की दुनिया साइंस में अलग ही है। एडजस्ट होने में टाइम लगता है बच्चे, पर कर लेते हैं, बच्चे स्मार्ट है आजकल। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को सक्सेसफुल देखना चाहता है। बिल्कुल सर। और बच्चा एक डाउट मन में कि यार मैं अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट ना करूं, वो एक डर लेके बैठा होता है। एक डाउट भी लेके बैठ सकते हैं, उसको कह सकते हैं आप कि मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है मेरे से ज़्यादा, और उधर पेरेंट्स उम्मीद लगा के बैठेंगे हमारा बच्चा तो बहुत बढ़िया कर रहा है। लेकिन सर कई बार क्या होता है कि कंपैटिबिलिटी बैठ ही नहीं पाती है, उधर पेरेंट्स की नहीं बैठ पाती, उधर बच्चों की नहीं बैठ पाती। तो उस चीज़ को कैसे बैलेंस करें? देखिए इसमें ना मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ सर। अगर पेरेंट्स ने ये सोचा है कि मैंने अपने बच्चे को साइंस ले दी है और उनको ये लगता है कि उनका बच्चा IIT और नीट निकाल लेगा, और उन्होंने बस इसके लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कराना है, अब हमारा काम हो गया, इससे काम नहीं चलेगा। देखिए कुछ परसेंटेज के लिए तो चलेगा, पर मैक्सिमम परसेंटेज नहीं कर पाते सर। तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि भी बच्चा ये समझ रहा है, ये देखो बच्चा और पेरेंट में गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है, पेरेंट्स और बच्चे में कम्युनिकेशन नहीं है। पेरेंट्स आजकल वर्किंग है, काम कर रहे हैं, बच्चे के साथ बैठने का समय नहीं है, बैठने का समय तो पढ़ाई का जिक्र करने का समय नहीं है, बच्चे की परफॉर्मेंस भी बच्चे की नहीं ले पा रहे हैं। तो उससे जो कम्युनिकेशन गैप बनता है ना, और पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन हाई लेके चल रहे हैं, और बच्चा मान लो बहुत एवरेज है, बच्चा जा रहा है कोचिंग सेंटर, बड़े कोचिंग सेंटर है, दूसरे कोचिंग सेंटर, कोई ऐसा नहीं कह रहा कि बड़े कोचिंग सेंटर, दूसरे कोचिंग सेंटर कहीं भी जा रहा है बच्चा, और बच्चा सोच रहा है मैं तो कर ही नहीं पा रहा, मुझसे तो हो ही नहीं रहा। फिर उसके अंदर से डर आ रहा है, मैं मम्मी को कैसे बताऊंगा, पापा को कैसे बताऊंगा, और वो डर लेके चलता रहता है, वो कैरी कर रहा है उसको। मान लो फिर मिड टर्म आ गए, बच्चा नहीं परफॉर्म कर पाया, बच्चे में भी डर है, बच्चा एक्सक्यूज बना रहा है, नहीं ऐसा हो गया था, मैं ना फेंट हो गया था, मैं नहीं कर पाया, अरे वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, पेपर मैडम ने बहुत टफ बनाया, पेपर सर ने बड़ा टफ बनाया, सारे बच्चे कह रहे थे टफ है। फिर बच्चा ना कई बार ऐसी मैनिपुलेशन करता है, और सर झूठ बोलना, अपने आपको बचाने की कोशिश करता है। उसको पता है पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन आई है। मिड टर्म के बाद सेकंड टर्म आ गया, दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। मैं ये नहीं कह रहा सारे बच्चे करते हैं, कई परसेंटेज बच्चे ऐसा करने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे को बैठना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए। हर बच्चा JEE नीट के लिए नहीं बना, दूसरी ऑप्शन मैंने कहा ना 100 क्या 200 है, आप उसको एक्सप्लोर करिए और बच्चे की सच्चाई को समझिए, बच्चे की रियलिटी को समझिए, बच्चे को फोर्स मत करिए। अगर बच्चा नहीं कर सकता है तो उसको एक्सेप्ट करिए, जल्दी करिए। उसको ये ताना मत मारिए कि मैंने तेरी 2 लाख की फीस दे दी, मैंने तेरी वो ट्यूशन लगा दी, मैंने तेरे को वहाँ भेज दिया, मैं तेरे साथ ये कर रहा हूँ, तेरा रिजल्ट क्या आ रहा है। बच्चा तो वही करेगा ना जो बच्चे का टैलेंट है। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए और जल्दी कम्युनिकेट करिए, लेट मत करिए। जब तक दिसंबर आता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है।
बाकी जो करने वाले बच्चे होते हैं वो तो जबरदस्त कर ही रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं वो बच्चे, वो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। और जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा यार इसको साइंस लेनी है, इसको साइंस स्ट्रीम में जाना है। मैं ये बोलता हूँ कि भाई बच्चे से पूछो आप कि उसको साइंस लेनी है, उसको आर्ट्स लेनी है। बिल्कुल अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल अवेयरनेस होनी चाहिए। कंपैटिबिलिटी पेरेंट्स और बच्चों की भी होनी चाहिए। और ये बात वहीं पे खत्म हो जाएगी, जैसे आपने पहले मुझसे सवाल पूछा था कि बच्चे की बात सुननी चाहिए, पेरेंट्स को अब डिसीजन लेना चाहिए। अगर बच्चे ने डिसीजन लिया है तो 90% प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। हाँ, अगर बच्चे का फैसला है कि अब मुझे यही करना है, हाँ, तो बच्चा अपने आप उस पर पाथ पे चलेगा, मेहनत करेगा, सफल होगा, बिल्कुल होगा सर। और अगर मान लेते हैं कि अगर 1% वो उसमें भी नहीं अच्छा परफॉर्म कर उसको पाया, एक्सेप्ट करिए, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको आगे बढ़ जाना चाहिए, दूसरे रास्ते देख के एक्सप्लोर करना चाहिए। अब देखिए ना, हमने साइंस पढ़ी, ऐसा तो नहीं हमने इंजीनियरिंग करी या MBBS करी, पर देखिए हमने बहुत अच्छा किया। हमारी क्लास में जितने बच्चे थे, कोई आज कहीं साइंटिस्ट है, कोई कहीं प्रोफेसर है, मतलब कोई कहीं IAS है, तो बच्चे तो आगे चले गए ना। ऐसा तो नहीं उन्होंने BTech करी है, उन्होंने MBBS करी। बहुत रास्ते हैं। आजकल काउंसलर्स होते हैं, आजकल गाइड करने के लिए बहुत सोशल मीडिया पे आप इतनी अवेयरनेस कैंपेनिंग फैलती है, बच्चा वहाँ से आके गाइडेंस ले सकता है। सर बात सोशल मीडिया की चलिए, तो सर सोशल मीडिया जब से एक्टिव हुआ है, बिल्कुल, तो बच्चों की पढ़ाई पर इसका क्या इम्पैक्ट आया है सोशल मीडिया? मतलब आप सोशल मीडिया को 11th-12th में अगर बच्चा है और वो सोशल मीडिया को एक्सेसिव यूज़ कर रहा है, जरूरत है तो यूज़ करिए। अब जैसे आपके बच्चों के सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, सारे मैसेज स्कूल के टीचर व्हाट्सएप ग्रुप पे दे रहे हैं, कोचिंग के इंस्टीट्यूट के मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पे आ रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो यूज़ करेगा। पर अगर बच्चा एक्सेसिव यूज़ कर रहा है, इंस्टाग्राम एक्सेसिव यूज़ कर रहा है, फेसबुक एक्सेसिव यूज़ कर रहा है, ट्विटर पे ही सारा दिन उसकी मैसेजिंग चल रही है, और वो 11th-12th में उसने साइंस ले लिया या कॉमर्स ले लिया, नहीं कर पाएगा, बड़ी प्रॉब्लम आएगी। सोशल मीडिया से उसको थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। या अगर लिमिटेड आप टाइम, सोशल मीडिया का जो स्ट्रेस है वो भी बच्चा लेगा, फिर पढ़ते वक्त बच्चे के दिमाग में वो बातें आएंगी, तो लिमिट करना पड़ेगा उसको, बहुत लिमिट करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। आप देखिए ना, जो JEE नीट के टॉपर होते हैं, आप कभी उनका इंटरव्यू सुनिए, वो क्या कहते हैं, हम मोबाइल से बहुत दूर थे, हम सोशल मीडिया से बहुत दूर थे, हमने कभी फेसबुक यूज़ नहीं किया, हमने कभी ये प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया। आप देखिए वो बच्चों के बड़े क्लियर होते हैं, बड़े फोकस होते हैं वो। तो सोशल मीडिया तो टाइम बच्चे का खाएगी। और आजकल बच्चों को जो आदत पड़ गई है रील्स देखने की, शॉर्ट रील्स देखने की, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की, 40 सेकंड की, वो बच्चे की मेमोरी स्लो कर रही है। सर वो उसको दुनिया माने बैठे हैं। नहीं, वो दुनिया नहीं है, वो बच्चे की, वो तो डिल्यूजन है, वो ब्रेन को स्लो डाउन कर रही है, उनके ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है शॉर्ट रील्स देखना। फिजिकल एक्टिविटी आजकल बहुत कम करते हैं बच्चे। बच्चे की मोटर एक्टिविटीज नहीं है, बच्चा खेल नहीं रहा, कूद नहीं रहा। वही बच्चे ने आधा घंटा लगता है ब्रेक देना, तो जाके बैडमिंटन खेले, बाहर जाओ, पार्क जाओ, हाँ, जाके टेबल टेनिस खेले, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, स्किपिंग कर ले, साइकिलिंग कर ले, बहुत सारी चीजें बच्चा कर सकता है। ये नहीं कि आधा घंटा बैठ गया तो मैं फोन पे यूज कर लूँ। आप एक बात सोचो, बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने के 3 घंटे बाद उसको लगता है आधा घंटा फोन देख लूँ, वो फोन देख के दिमाग अपना और खराब ही कर रहा है। अब बच्चे ने पढ़ाई करी तो दिमाग इस्तेमाल किया, अब मोबाइल इस्तेमाल करेगा तो भी दिमाग इस्तेमाल करेगा, माइंड को रेस्ट कहाँ दिया बच्चे? कहाँ दिया? माइंड को तो रेस्ट देना पड़ेगा ना। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को और बच्चों को चाहिए कि थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा कट डाउन करें। अगर 11th-12th में पढ़ाई में एक्सेल करना है तो कंपटीशन बहुत है, बहुत बच्चे आगे निकल जाएंगे अगर इस चीज़ में बच्चा लगा रहेगा तो। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा ब्लंडर है, जो मेजर ब्लंडर है, जो 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो अपनी फाउंडेशन वीक कर लेते हैं? देखिए, एक ही सबसे बड़ा ब्लंडर है जो बच्चे करते हैं 11वीं क्लास में आके। स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग या जो आसपास गली मोहल्ले में कोचिंग होती है, सब ज्वाइन कर लिया, पर अगर घर जाके बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा, अगर बच्चा घर जाके रिवीजन नहीं कर रहा, अगर बच्चा घर जाके रिटर्न नहीं कर रहा, बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आएगी। यही ब्लंडर है जिसकी वजह से बच्चे और पेरेंट्स कहते हैं कि इसके तो 10th में 80-90% मार्क्स थे, ये इसके 11th में 60% कैसे रह गए? और सर एकदम स्कोर डाउन जाता है, क्योंकि ट्यूशन भी बढ़ गई ना उसकी। अब पहले 2 ट्यूशन जा रहा था, अब 4 जा रहा है, ठीक है नहीं, स्कूल भी जा रहा है। और अगर घर जाके बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा, रिवीजन नहीं कर रहा, तो बच्चे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। हम अपनी हर क्लास में, ऑलमोस्ट हर क्लास में ये बात बोलते हैं, बेटा रिवाइज करके आए हो, और एंड में भी ये बोलते हैं बेटा घर जाके रिवाइज कर लेना। रिवीजन की इतनी बड़ी ताकत है। मैं भी जिस गुरु से पढ़ा हूँ, मेरे को भी जिन टीचर्स ने पढ़ाया है, मेरे लिए वो गुरु भगवान बराबर है। माँ बाप के बराबर दर्जा मैं देता हूँ अपने गुरुओं को, जिन्होंने हमें ये आदत सिखाई कि रिवाइज करो, घर जाके पढ़ो। उन्होंने कभी कभी डांट के भी पढ़ाया कि बेटा रिवाइज नहीं करके, डांट आजकल तो खैर डांट भी नहीं सकते बच्चों को, पर हमें रिवीजन की आदत डालनी है। हमें हमारे गुरु ने डाली, हम अपने बच्चों को डालते हैं। रिवीजन एक बहुत बड़ी ताकत है। घर जाके रिटर्न करना, प्रैक्टिस करना, मसल मेमोरी बनाना लिख लिख के बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जैसे मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है,
अगर उसमें बच्चा घर जाके नहीं लिखेगा, सिर्फ ओरल करेगा, बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आएगी, नहीं कर पाएगा बच्चा। बच्चा कहेगा मेरे दिमाग में मैं लिख नहीं पा रहा, ऐसे लगा मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया, मसल मेमोरी नहीं है बच्चे की। तो जो सबसे बड़ा ब्लंडर सर यही है, रिवीजन नहीं करते बच्चे, प्लस घर जाके रिटर्न नहीं करते हैं। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बच्चों को ये कहना चाहूँगा, चाहे 9-10 के बच्चे भी हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा आदत अभी से डाल दो, क्योंकि 11-12 में जाके ये आदत पड़ जानी चाहिए। आदत डालनी शुरू नहीं करनी, 9-10 से शुरू कर दो, ताकि 11-12 में आदत पड़ जाए, आपको आपकी हैबिट में आ जाए वो। हाँ, रिवीजन बहुत बड़ी ताकत है, रिवीजन करनी चाहिए सब बच्चों। आप ये सोचिए ना, जब हम एमएससी में थे, हमारे सर थे डॉक्टर अशोक बख्शी। अब आप सोचिए, इतने बड़े कॉलेज में इतने बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे पढ़ा रहे हैं। अब बिलीव करेंगे, वो भी सर हमारी क्लास में आते थे ना, आने के बाद हर बच्चे से सवाल पूछते। शायद हर बच्चे से नहीं पूछ सकते, हाँ बेटा आप बताओ, हाँ बेटा आप भी बताओ। और ये नहीं कि लास्ट क्लास का, पिछली 4 क्लास का, पिछली 5 क्लास का, पिछली 6 क्लास का। और सर की क्लास से पहले सारे बच्चे क्लास के बाद रजिस्टर खोल के बैठे होते थे, रिवीजन कर रहे होते थे। और जब सर का एग्जाम होता था, मुझको लगता है पेपर वाले स्ट्रेस ही नहीं होता था बच्चों को, क्योंकि रिवीजन है, तैयारी है। तो ये ताकत होती है रिवीजन की। ये हमारे को 11-12 में भी हमारे टीचर ने सिखाया, जिनसे हम पढ़े। और हायर लेवल पे जो सर ने पढ़ाया, मैं तो मानता हूँ भगवान बराबर है ऐसे सर, जिन्होंने हमें आदत डाली और हम आगे बच्चों को आदत डाल रहे हैं। रिवीजन जरूर करिए बच्चे, रिवीजन जरूर करिए, रिटर्न जरूर करिए। मात्र स्कूल और कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आपको लगता है कि आपका काम हो गया, नहीं हुआ, वहाँ से काम शुरू है। ऐसी एक कोई अच्छी हैबिट जो 11th क्लास के स्टूडेंट को आज से शुरू कर देनी चाहिए। मैंने रिवीजन आज के टॉपिक की आज करनी है तो आज रात तक खत्म करनी है। चलो किसी वजह से नहीं कर पाए तो कल तक खत्म करनी है। किसी काम को लटकाना नहीं है। ये नहीं है कि भी उसको लगता है कि भी ये टॉपिक उसने फलानी कोचिंग में किया, फलानी सर ने कराया, ये मैं 3 महीने बाद कर लूंगा, 3 हफ्ते बाद कर लूंगा, अभी मैं पुराना कर लेता हूँ। तो जब 3 हफ्ते बाद नया करने लगेगा तब और भी बहुत काम होगा बच्चे के पास। काम को लटकाना नहीं है, जो काम मिला काम करके खत्म किया, रिवाइज करके प्रैक्टिस करके खत्म किया। चीज़ों को लंबा बढ़ाना नहीं है, क्योंकि 2 महीने बाद नए और काम आएंगे, वो भी तो करने हैं, फिर वो छूट जाएंगे ना। तो रेगुलरिटी, सिंसेरिटी, ईमानदारी, गुरुओं का सम्मान बहुत जरूरी है। और कंसिस्टेंसी बस 7-8 घंटे अगर पढ़ रहा है तो कंसिस्टेंसी पढ़ रहा है। ये नहीं है कि वो 7-8 घंटे में मोबाइल भी कर रहा है और गेमिंग भी कर रहा है, इधर उधर आसपास घूम भी रहा है, वो नहीं। उसको 7-8 घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर हाई लेवल का कोचिंग भी निकालना है तो सफिशिएंट है। सर एक ऐसी मिस्टेक जो हर पेरेंट्स को इमीडिएट बंद कर देनी चाहिए। ओवर एक्सपेक्टेशंस बच्चों को लेकर नहीं होनी चाहिए। ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए और कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। ये तो उसी वक्त बंद करते पेरेंट्स। अब आई थिंक बच्चे और पेरेंट्स अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर, पर फिर भी थोड़ी बहुत परसेंटेज रहती है। लेकिन सर रहती है कंपैरिजन। तो मुझे लगता है कि वो फैमिलीज़ में भी रहता है और वो पेरेंट्स का बच्चों के साथ तो रहता ही रहता है। और वो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का अपना स्किल होता है, हर बच्चे की अपनी एक ताकत होती है, हर बच्चे की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। हर बच्चे की स्किल अलग होती है ना। और हर बच्चा तो नई डॉक्टर बनता, हर बच्चा नई वैज्ञानिक बनता नहीं बनता सब। तो सबका अपना अपना अलग अलग क्षेत्र है। जैसे हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, उनको लगता है कि हमने जेई निकाली, हमने एमबीबीएस निकाली, हमारे बच्चे भी निकालेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। वो खुद से भी कंपेयर हो भी सकता है, पर ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं। सर एक मिथ अबाउट नीट एंड जेई प्रिपरेशन। देखिए, जेई नीट की प्रिपरेशन से रिलेटेड ना एक नहीं, मुझको लगता है कई मिथ है। सबसे बड़ा मिथ तो मैंने आपको बीच में भी बताया कि भी जिसको लगता है कि भी जेई नीट निकालना है तो 17-18 घंटे पढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंट 7-8 घंटे पढ़ रहा है बहुत है। दूसरी बात, पेरेंट्स को लगता है कि भी एक नहीं 2-3 इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा देते हैं इसको, वो भी नहीं है। एक इंस्टीट्यूट बहुत होता है, सफिशिएंट होता है, प्लस किसी एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज सफिशिएंट होती है। ये नहीं है कि भी इसकी भी करा दें, इसकी भी करा दें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा मिथ, एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरत है। एनसीईआरटी तो आपकी फाउंडेशन है, आपका बेस है। तो कई बार हमारे पास बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, सर आप तो सीबीएसई कराते हो, एनसीईआरटी कराते हो। तो एनसीईआरटी तो पहला कदम है, उसको तो बच्चे को रखना पड़ेगा। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है, एनसीईआरटी नहीं करनी, वो भी करनी। और हाँ, एक और बहुत बड़ा मिथ है कि भी बच्चे ने बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया तो उसका जेई नीट निकल ही जाएगा। ये बहुत बड़ा मिथ है। नहीं सर, बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स को होता है। सर 22 लाख बच्चे दे रहे हैं, 28,000 बच्चे ही एमबीबीएस निकाल पा रहे हैं गवर्नमेंट सीट में। प्राइवेट की मान लो तो ज़्यादा होंगी। सर एक एडवाइस उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स 60% से कम आते हैं। आगे बढ़े, हारे ना, और रास्ते ढूंढें, अपने टैलेंट को पहचानें, उस हिसाब से उस पर काम करें। दूसरों को देख के अपने जीवन में निर्णय ना लें, फैसले ना लें कि उन्होंने किया मैं भी ऐसा करूंगा। अपने टैलेंट को पहचानें और अपने आप को इम्प्रूव करने की हिम्मत, कोशिश जारी रखें। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। मन से ना हारें, हिम्मत करें, आगे बढ़ें और अपने मार्क्स को क्राइटेरिया ना बनाएं। मैंने बाल भारती स्कूल में इतने साल पढ़ाया, प्रैक्टिकल कराए, बच्चे बहुत एडमायर करते रहे। आज तक बच्चे मिलते हैं, याद करते हैं। अभी भी हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं,
प्रैक्टिकल भी पढ़ाते हैं बच्चों को। सर एक ऐसी चीज़ जो मार्क्स से कभी मेजर नहीं हो सकती। बच्चे के टैलेंट, बच्चे के स्किल मार्क्स से कभी कंपेयर नहीं हो सकते। आप देखिए ना, बच्चे कई बार बहुत अच्छा पढ़ाई में करते हैं 11th-12th में, आप उनसे प्रैक्टिकल नॉलेज लो, उनसे आप जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी हैंडलिंग पूछो, बच्चों को नहीं आती। टैलेंट ऐसी चीज़ है जो मैं मानता हूँ सबसे ऊपर है बच्चे का, वो जरूर रहना चाहिए, स्किल टैलेंट। आप एक गुड स्कोर को कैसे आप डिफाइन करेंगे? क्योंकि कई पेरेंट्स की नज़र में तो 95 भी स्कोर कम स्कोर होता है, वो 5% को बैठे रहते हैं पकड़ देखिए, के। गुड स्कोर ना डिपेंड करता है कि भाई आप किस फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे अगर आपने आईआईटी या नीट निकालना है, 11th-12th में उसकी परसेंटेज मायने नहीं रखती है। हाँ, मिनिमम क्राइटेरिया है 60%, 70%, वो क्राइटेरिया है, रहना भी चाहिए। पर अगर किसी का 90 है, 95% है, उसने आईआईटी निकालना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नीट निकालना है, 90% है, 80% है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसका एमबीबीएस निकल गया तो वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। आजकल गवर्नमेंट ने सीयूईटी कर दिया है, पहले परसेंटेज के बेसिस पे एंट्रेंस कॉलेज में एडमिशन मिलता था, आजकल वो भी खत्म कर दिया है। तो मार्क्स मुझे लगता है अब इतना रोल फैक्टर नहीं रहा, जो क्राइटेरिया नहीं रहा, जो पहले किसी ज़माने में, हमारे ज़माने में होता था। फिर वही बात, मार्क्स को देख के हम बच्चे को जज नहीं कर सकते। कई फैक्टर होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, बच्चे को समझनी पड़ती हैं, उसका टैलेंट वगैरह। तो मार्क्स ये अकेला फैक्टर नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मार्क्स को हम देख के जज नहीं करें। और एक परफेक्ट गुड स्कोर मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब आजकल हर फील्ड में एंट्रेंस है, तो आपका मिनिमम क्राइटेरिया होता है। आपके 90 हैं, 80 हैं, कोई बात नहीं, आपके 60% हैं, तो आप उस एंट्रेंस में बैठिए, क्लियर करिए, आया वही एडमिशन लीजिए। तो कई बार 70% वाले का एडमिशन हुआ तो 80% वाले का नहीं होता। तो गुड स्कोर डिपेंड करता है बच्चा किस फील्ड में जा रहा है। अब जैसे बच्चे सेट देते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, उनको अच्छा स्कोर चाहिए। उनका 60% से काम नहीं चलेगा, उनका 70% से काम नहीं चलेगा, उनका काम चलेगा 80, उनका 90, 95, 96 तक। जितना अच्छा स्कोर करेंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटी उनको इन्वाइट करेंगे, स्कॉलरशिप देंगी, उनमें वो बैंड आ जाता है। तो वही बात है, डिपेंड करता है कि बच्चे ने किस फील्ड में जाना है। तो वो मार्क्स का बैंड वो डिसाइड करता है, एक फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती, फिक्स पैरामीटर नहीं हो सकता कि ये अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं। अगर आप खुद 11th क्लास के स्टूडेंट बन जाएं तो ऐसी कौन सी 5 गलतियां जो आप वापस से नहीं दोहराएंगे? जो इंटरेस्ट है वही करो, गुरुओं का सम्मान करो और रिवीजन करो। अगर रिवीजन नहीं करी तो रिवीजन करनी है, रिटर्न करो, थोड़ा बहुत खेल कूद को भी समय दो और अच्छी आदतें डालो, खाने पीने की और स्पोर्ट्स की, एक्टिविटी की। कोई वर्कआउट जरूर करो। तो हम जब उस वक्त थे, हमें वर्कआउट का टाइम नहीं मिलता था कि भी हम कुछ अपने आप को समय दे दें। आजकल के बच्चों को कहूँगा कि थोड़ा अपने लिए समय निकालो, चाहे आधा घंटा 1 घंटा, थोड़ा तो वर्कआउट करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो। नहीं कर सकते तो स्विमिंग कर लो, बैडमिंटन आधा घंटा खेल लो, मोबाइल से दूर होकर अपने आप को समय दो। तो हमने वो गलती करी कि हमने अपने आप को समय नहीं दिया खेल कूद में या थोड़ा सा स्पोर्ट्स में, या अपने शौक को हमने दबा दिया। तो अगर शायद लगता है कि अब मैं 11th में जाऊँगा तो वही शौक जरूर पूरे करूँगा, गेमिंग का, स्पोर्ट्स का, एक्टिविटी का, जो हमारा मन होता था, जो हम पढ़ाई के प्रेशर में कई बार नहीं कर पाते थे, तो वो जरूर लगता है कि भी मैं दोबारा करना चाहूँगा उन चीज़ों को। एक एडवाइस जो आप पेरेंट्स को देना चाहते हैं जिनके बच्चे 10th करके 11th में आते हैं? वही कि भाई बच्चे के हिसाब से आप फैसला लें, अपने हिसाब से फैसला मान लें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो सर आज आप आए स्टूडियो, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।